नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 16, 17 और 18 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। साथ ही तथ्यों की पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा गला इस समय थोड़ा सा खराब है। मौसम परिवर्तन की वजह से थोड़ी सी खराश है गले में, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहली खबर देखते हैं। आज की पहली खबर है पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है उड़ीसा को, ठीक है ना। तो पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है उड़ीसा को, और दूसरा स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश को। साथ ही तीसरा स्थान है गुजरात और पुडुचेरी का, ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साथ ही तीसरा स्थान है गुजरात और पुडुचेरी का संयुक्त रूप से। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। चलिए अगला तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर्स है उसमें केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए ये वीडियो बहुत छोटी रहती है, आप इसे पूरा देखने का प्रयास करें। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड करके आप जो है उसे बार बार दोहरा भी सकते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे तेज मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड किस महिला धावक ने बनाया है? तो सबसे तेज मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है रूथ चेफेंगेटिच ने, ठीक है ना। तो रूथ चेफेंगेटिच ये एक ही में है। इन्होंने जो है सबसे तेज मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है केन्या की, ठीक है ना। तो रूथ चेफेंगेटिच ने सबसे तेज मैराथन दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन आईएएफ ने इसरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसने सम्मानित किया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, या आईएएफ कहते हैं इसे शॉर्ट में। इसने इसरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए, इसे सम्मानित किया है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से, ठीक है ना। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसरो ने जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। इसीलिए इसे यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है 2024 की, वो है राइट्स टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, ठीक है। राइट्स टू फूड ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, ये वर्ष 2024 की थीम है, और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अक्सर यूपीपीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में यह मिलान करने के संदर्भ में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर है, और विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम है राइट्स टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है ना, कौन जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो बने हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पहली बार चुनाव हुआ है, और चुनाव में जो है उमर अब्दुल्ला की पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। तो उमर अब्दुल्ला
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आप इस तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन की 23वीं हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ठीक है ना, किसकी? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 23वीं हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह किया है पाकिस्तान ने। ठीक है ना। अब आपको पता है कि संघाई का गठन कब हुआ था? देखिए, संघाई कोऑपरेशन का गठन हुआ था वर्ष 1996 में। ठीक है ना। और उस समय जो है इन्हें संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में इस समय इसमें 10 देश शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, टॉप 5 की जगह इसमें 10 देश हो गए हैं। और अंतिम देश जो शामिल होने वाला है वो कौन सा है? वो बेलारूस है। ठीक है, अंतिम देश इसमें शामिल होने वाला है बेलारूस। और संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी। ठीक है, तो इसकी 23वीं हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? पाकिस्तान में हुई है। चर्चा के केंद्र में रहा है भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है पाकिस्तान के दौरे पे है। और 7-8 सालों के बाद पाकिस्तान जाने वाले वो पहले कोई मिनिस्टर हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न भी एक बार लोक सेवा आयोग ने पूछा है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ। ठीक, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और वर्ष 2024 की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया यूरोपा क्लिपर किसके अध्ययन से संबंधित है? ठीक है ना, किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर। यह किससे संबंधित है? तो यह बृहस्पति के एक उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए है। ठीक है ना, यूरोपा क्या है? बृहस्पति का एक उपग्रह है और इसके अध्ययन के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। यह नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, यूरोपा के अध्ययन के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूरोपा में बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान है, इसलिए वहां मानव जीवन को तलाशने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है और यह जो है बृहस्पति के एक उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए है। ठीक है ना, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, यह भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय क्या है? देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला है, सबसे बड़ी बात, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यह यूपी स्पेशल के दृष्टि से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी परीक्षा, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे आरओ की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की हो, बिहार पीसीएस के लिए भी यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना, तो देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सर्वाधिक वृद्धि किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए कुछ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है और उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है सरसों में। प्रति क्विंटल 300 रुपए की वृद्धि सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया गया है। अक्सर आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है कि किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। आपको पता होगा केंद्र सरकार कुल 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, एक गन्ने को छोड़ के, गन्ने का अलग से जारी किया जाता है ना, तो 23 और प्लस गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो
उसी के तहत जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए कुछ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है, जिसमें सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा सरसों के उसमें वृद्धि हुई है 300 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का निर्माण करना। ठीक है ना, और इसकी अनुमानित लागत है 2642 करोड़ रुपए। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, और यह जो है वाराणसी में, इसके द्वारा वाराणसी में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल यानी रेल और सड़क दोनों पुल का निर्माण किया जाएगा, और इसकी अनुमानित लागत है 2642 करोड़। और इससे जो है पूरब और पश्चिम भारत को एक साथ पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिणी भारत के एक साथ जंक्शन के निर्माण का प्लान किया गया है। ठीक है ना, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप हमारे इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 12वां बिंदु देख लेते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है नीतू डेविड। ठीक है ना, तो अगर दूसरी महिला खिलाड़ी है नीतू डेविड, तो पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? डायना इडुल्जी। ठीक है ना, डायना इडुल्जी को वर्ष 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो है नीतू डेविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली है डायना इडुल्जी, इन्हें वर्ष 2023 में ही शामिल किया गया है, और नीतू डेविड को वर्ष 2024 अभी अक्टूबर में ही शामिल किया गया है। तो अभी तक भारत के जो कितने खिलाड़ी हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं, मैं आपको उनकी लिस्ट बता देता हूं, आप उन्हें याद रखिएगा। तो देखिए इसकी शुरुआत होती है, हॉल ऑफ फेम की शुरुआत होती है वर्ष 2009 से, जब आईसीसी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो 2009 में भारत की तरफ से बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उसके बाद सुनील गावस्कर, उसके बाद जो है कपिल देव को 2010 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, फिर अनिल कुंबले को 2015 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, और उसके बाद जो है बीनू माकड़ को 2021 में शामिल किया गया। साथ ही वीरेंद्र सहवाग और डायना इडुल्जी को वर्ष 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, और नीतू डेविड को वर्ष 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस प्रकार जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो भारतीय खिलाड़ियों की संख्या है वह हो गई है 10, यानी कुल 10 भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसको थोड़ी सी और व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 2024 में हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड के साथ जो है एबी डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के हैं, और एलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसका? हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले अंतरराष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, एक प्रश्न ये बनता है। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है ना, अब इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया, तो यह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया। और आपको पता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1953 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है ना, 1953 में
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस तथ्य को याद रखिएगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। और किस संस्था ने इसका आयोजन किया, संगीत नाटक अकादमी ने किया। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, निकिता पोरवाल ने जीता है। ठीक है ना, और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। ठीक है ना, मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। अब आगे जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी तो यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है ना, इस तथ्य को याद रखिएगा। देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टैचू ऑफ जस्टिस न्याय की देवी की प्रतिमा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टैचू ऑफ जस्टिस न्याय की देवी प्रतिमा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टैचू ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी प्रतिमा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप देखेंगे कि न्याय की देवी कैसी दिखती हैं, तो आप ध्यान करिए कि न्याय की देवी जो है, आप देखिए कि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उनके दाहिने हाथ में एक तलवार है और बाएं हाथ में एक तराजू है। ठीक है ना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्याय की देवी की प्रतिमा में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें जो है प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। ठीक है ना, अब प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पहले जब आंखों में पट्टी बंधी हुई थी तो लोग उन्हें जो है कानून को अंधा कहा करते थे। तो इस समय जो है, जबकि उसका आशय वह नहीं था, उसका आशय कानून की निष्पक्षता से था। लेकिन वर्तमान में प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, यह इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रतिमा के दाहिने हाथ में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक दी गई है, जिसका आशय है कि भारतीय न्याय जो है केवल दंड देने का कार्य नहीं करता है, बल्कि न्याय भी देता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट है, अब पश्चिमी लिबास की जगह, देखिए पुरानी प्रतिमा में पश्चिमी लिबास पहने हुए प्रतिमा जो है दिखाई गई थी। अब जो है पश्चिमी लिबास की जगह भारतीय साड़ी को प्रतिमा के परिधान के रूप में पहनाया गया है। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा। अब भारतीय साड़ी को प्रतिमा के परिधान के रूप में स्थापित किया गया है, पहनाया गया है। अब देखिए, ये तीन महत्वपूर्ण बदलाव आपको याद रखने हैं कि प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, साथ ही प्रतिमा के दाहिने हाथ में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक दी गई है, और साथ ही अब प्रतिमा की पश्चिमी लिबास की जगह भारतीय साड़ी को प्रतिमा के परिधान के रूप में पहनाया गया है। तो इन तीनों तथ्यों को याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिवर्तन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तितलियों की सबसे बड़ी संख्या के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन गया है। ठीक है ना, तितलियों की सबसे बड़ी संख्या के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कौन बन गया है, तो वह बना है काजीरंगा नेशनल पार्क। आपको पता है यह कहाँ स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। ठीक है ना, तो काजीरंगा नेशनल पार्क तितलियों की सबसे बड़ी संख्या के आधार पर देश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन गया है, और यहाँ जो तितलियों की प्रजातियां हैं वो 446 प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है ना, अब काजीरंगा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, काजीरंगा 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया इसे। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है काजीरंगा को। ठीक है ना, तो 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क घोषित किया गया और 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो वर्ष 2007 में इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है ना, अब देखिए, नामदफा नेशनल पार्क जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह तितलियों के मामले में पहले स्थान पर है।
ठीक है। तो तितलियों की संख्या के मामले में पहले स्थान पे कौन सा है, नामदफा नेशनल पार्क, और अब दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, 1974 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था, और वर्ष 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने वाला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो वह है अल्जीरिया। ठीक है ना, ये राजनीति विज्ञान है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने वाला जो अफ्रीकी देश है वो कौन है, अल्जीरिया है। ठीक है ना। आपको पता होगा अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में अल्जीरिया ने राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय दक्षिण अफ्रीका के 3 देशों के दौरे पे हैं। ठीक है ना। तो उसी क्रम में वह अल्जीरिया भी गई थी। ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 को से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सिस्टर रोसिता मिलेसी को सम्मानित किया गया है। यह ब्राजील की सोशल वर्कर है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 से सिस्टर रोसिता मिलेसी को सम्मानित किया गया है, और यह ब्राजील की सोशल वर्कर है। यह इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा काकसर ब्रिज अवस्थित है, तो हाल ही में चर्चा में रहा काकसर ब्रिज कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है लद्दाख में। ठीक है ना। काकसर ब्रिज कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है लद्दाख में। और यह चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में इसका नाम काकसर ब्रिज से बदल के कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। ठीक है। तो काकसर ब्रिज का नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। और कैप्टन अमित भारद्वाज, इन्होंने वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं पे दिया था, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इन्हीं के नाम पर अब काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 16, 17 और 18 अक्टूबर को महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण सूचना वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।